माननीय पशुपति कुमार पारस जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं सोच रहे हैं। एनडीए सरकार में आप मंत्री हैं तो जो मंत्री का बंगला है वो भी आप रखिएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी पर भी आपकी पार्टी अभद्र टिप्पणी करेगी। ये एक साथ कैसे होगा? एक तरीके से राजनीतिक अछूत हो गए हैं, कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता है। व्यक्ति बहुत मधुर हैं और बहुत अच्छे हैं हमारे अभिभावक, लेकिन चूंकि जो राजनीतिक सलाहकार जो अगल बगल में है वह गलत सलाह देकर और इनको रास्ते से भटका दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर भ्रष्टाचार के इतने दाग और कलंक लगे हुए हैं, जिनको जेल तक जाना पड़ा, उनमें बिहार का विकास आपको झलकने लगा। गठबंधन को छोड़ना आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की सबसे बड़ी भूल है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को कुछ महीने और रह गए हैं, लेकिन उसके पहले अगर कहें तो राजनेताओं ने अपनी जो जमीनी हकीकत है उसे पहचानने की कवायद शुरू कर दी है। उनके राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है, ये कोशिश है जानने की कि भाई कोई इसमें उर्वरा जो पावर है वो डालने की जरूरत है या नहीं है। बयानों की बात करें तो लगातार बयान जारी है, सभी दल अपने अपने स्तर से बयान देते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो अहम बात हम करने जा रहे हैं वो है पशुपति पारस की, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कुछ दिन पहले ही कई तथ्य जो है उनसे संबंधित देखा गया, कुछ बहुत सारे मामले हुए, लेकिन अब जो है उनका ये बयान आ रहा है कि भाई अब 243 सीटों पर, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर एकला चलो का नारा देते नजर आ रहे हैं, यानी अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं, आज हम साझा करने बैठे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रवक्ता उसी पार्टी के हैं चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी, बहुत सारी बातें अब सामने आ रही है। अब पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि भाई 243 के 243 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, हर एक जो भी राजनीतिक दल है जी। और एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। जी। तो देखिए, 243 पर चुनाव लड़ने के लिए 243 प्रत्याशी की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। पार्टी के डिवोटेड कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, वो तंत्र की जरूरत पड़ती है, अर्थतंत्र की जरूरत पड़ती है। तो राजनीति में लोग तो दावा करता है, लेकिन क्या हकीकत भी ऐसा है? हमको नहीं लगता है। पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी में 243 पर लड़ने की कुवत अभी नहीं है, जो वास्तविकता है। हाँ, 40, 45, 50 सीट पर उनके जो शुभचिंतक होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो फर्स्ट टाइमर लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बनने वाला नहीं है। बहुत कुछ बनने वाला नहीं है। चलिए, अब अहम सवाल हमारे सामने ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह का माहौल देखा गया मकर संक्रांति के दौरान कि भाई ये खुद नीतीश कुमार के भी पार्टी में गए, चूरादही वाले पार्टी में, लालू जी के यहाँ भी गए, सबसे मुलाकात हो रही है। तो ये अचानक से इनका ये बयान आना कि भाई 243 पर हम लड़ेंगे, तो क्या कहीं इनका आग्रह पूछ नहीं हुआ? क्या लगता है? नहीं, देखिए, एनडीए की सरकार में ये मंत्री तो थे। अब किसी कारणवश ये तो आत्मचिंतन की जरूरत है कि पशुपति कुमार पारस जी को इनके सारे सांसदों सहित टिकट नहीं मिला गठबंधन में। अब क्या बात हुई, चूंकि बात करने भी तो पशुपति कुमार पारस जी स्वयं ही जाते थे, ये तो वही जानते होंगे। अब एनडीए का कोई नेता इनके चूड़ादही में शामिल नहीं हुआ। तब महागठबंधन से संपर्क करके वहां से लालू प्रसाद यादव जी आए, मीडिया में हम सभी ने देखा। जी जी। उसके बाद ये भी गए, लालू प्रसाद यादव जी से मिले, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई। कितनी सीटों पर इनकी बात हो रही है और क्या अभी इनका जो है कि इनके पासवान समाज में क्या जनाधार है, वो सब तो हर पॉलिटिकल पार्टी इसको तौलती है। तो कभी चुनाव, उपचुनाव भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तो लड़ा नहीं,
कि लड़के बताते कि देखिए हमारे पास ये प्रत्याशी है और इस प्रत्याशी का इतना वोट है, उसके आधार पे भी आकलन होता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी एक तरफ एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान तक कह चुके हैं और बिहार में विकास के लिए नीतीश कुमार जी की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं पूर्व में, लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी के भी खिलाफ में बोल रहे हैं और इनकी पार्टी से माननीय अमित शाह जी पर भी कई सख्त टिप्पणी हुई है। बिल्कुल। और दबे लहजे में माननीय पशुपति कुमार पारस जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि दिल्ली में अभी 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में पशुपति कुमार पारस जी रह रहे हैं, उसके बावजूद बिहार में उनका समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के साथ कितनी सीटों पर सेट कर रहा है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या मैक्सिमम 3 मिलेगा या 5 मिलेगा, ये तो उन्हीं को बताना है। लेकिन माननीय पारस जी ने ही कई बार कहा है कि हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आप एनडीए सरकार में आप मंत्री हैं तो जो मंत्री का बंगला है वो भी आप रखिएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी पर भी आपकी पार्टी अभद्र टिप्पणी करेगी, ये एक साथ कैसे होगा? आप बंगला छोड़कर आप आइए संघर्ष में बिहार में। पॉलिटिकल कार्यक्रम आपकी पार्टी की कितनी है ये भी आपको देखना। क्या लगता है ये ढोल बजा रहे हैं या ढिंढोरा पीट रहे हैं या धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम मैदान में कूदने वाले हैं और अब आप तवज्जो नहीं देंगे तो हम अकेले ही कमर कस चुके हैं? देखिए, धमकाने की स्थिति में अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो अभी नहीं है कि ये किसी को धमका पाए। हाँ, किसी में चिपक कर अपना कुछ भला कर लें इस जुगत में है और हर एक पार्टी रहती है कि हमको किसी गठबंधन से कुछ मिल जाए कि हम मेरा भी राजनीतिक वजूद बचा रहे। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास, लेकिन वर्तमान में ये एक तरीके से राजनीतिक अछूत हो गए हैं। कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता है। जो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं परसेप्शन मीडिया में, अखबार में और पॉलिटिकल जो इनका है, तो अकेले चलने के लिए भी आप चुनाव के समय अगर अवतरित हो जाइएगा कि हम चुनाव के समय 243 लड़ेंगे तो जनता भी आपसे पूछेगी ना। आप पिछले 5 साल में जब से पार्टी टूटी उसके बाद पॉलिटिकल कार्यक्रम आपका क्या रहा? अगर सरकार के साथ भी आप थे, एनडीए के साथ थे, आप मंत्री रहे हैं, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय आपके पास था, तो आपने बिहार के संदर्भ में जरूर कुछ किया होगा। तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताने का कष्ट करें बिहार की जनता को कि आपने क्या क्या काम किया है। पटना है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, रोहतास है, भोजपुर है, जहानाबाद है। हमने इन जिलों में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाया है या उसके माध्यम से इतने बेरोजगारों को नौकरी दी है, कभी वो भी बताने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति बहुत मधुर हैं और बहुत अच्छे हैं हमारे अभिभावक, लेकिन चूंकि जो राजनीतिक सलाहकार जो अगल बगल में है वह गलत सलाह देकर और इनको रास्ते से भटका दिया है। अब बताइए कि जो नेता स्टेटमेंट देता हो कि भगवान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी में हमको कोई दैवीय शक्ति नजर आती है। और व्यक्तिगत बातचीत में भी हमसे कई बार माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग कैबिनेट में बैठते हैं तो एक अलग आभा उनमें दिखती है। अब आज क्या कारण है कि आप 3 महीने में ही आपने भगवान बदल लिया। आज जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर भ्रष्टाचार के इतने दाग और कलंक लगे हुए हैं, जिनको जेल तक जाना पड़ा, उनमें बिहार का विकास आपको झलकने लगा। और उनके खुद सुपुत्र जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जब आप मिलने गए लालू प्रसाद यादव से, उसी कोठी में रहते हुए आपसे मुलाकात नहीं किए। बहुत सारे वजह हैं जो पशुपति कुमार पारस जी
गलत डिसीजन ले रहे हैं। हमको लगता है कि उनको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। अब तो समय नहीं है चंदन सिंह जी कि भाई आत्मचिंतन और आत्ममंथन करें। आपने एक बात कही बातों बातों में कि भाई किसी से चिपक कर वो अपने राजनैतिक जो आकांक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं हैं, वो साध सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, लोजपा रामविलास की, तो वहाँ के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि वो पनौती साबित होंगे, अगर कहीं भी किसी के साथ भी रहेंगे तो उस पार्टी के लिए पनौती नहीं, साबित होंगे। देखिए, इस तरीके के जो कठोर शब्द हैं किसी भी बड़े नेता और उम्रदराज नेता के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे लिए अभिभावक तुल्य हैं। राजनीति बहुत लोगों ने इस विश्वविद्यालय से सीखा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान में अभी पशुपति कुमार पारस जी के जो सलाहकार हैं उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। चूंकि देखिए, एक उम्र होता है राजनीति करने का, एक लंबा अनुभव इनके पास है, और वर्तमान में हमको लगता है कि एनडीए गठबंधन को छोड़ना आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की सबसे बड़ी भूल है। चूंकि देखिए, बीजेपी के अंदर में अगर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहता पशुपति कुमार पारस जी के लिए, तो अभी तक दिल्ली में 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पर जो इनका बंगला है वो अभी तक रहता नहीं, कब के इनसे खाली करा लिया जाता। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आश्वासन पशुपति कुमार पारस जी को मिला है तो देर सवेर वो जरूर पूरा होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ऐसा है। लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में इनके भी पुत्र राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, भतीजा हैं जो पूर्व सांसद हैं, सभी लोग हैं, और एक परिवार के मुखिया होने के नाते इनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि सबको एडजस्ट करें। हमको नहीं लगता है कि किसी कार्यकर्ता के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इतना व्याकुल होंगे, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को निमंत्रण दिए, वह भी आए, लेकिन कुछ ठोस निकल कर आएगा हमको ऐसा नहीं लगता है। आज के समय में देखिए, वोट आपके पास है कि नहीं है, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया है, ये तो समाज देखेगा ना। आज क्या कारण है कि चिराग पासवान के सभी 5 सांसद चुनाव जीत जाते हैं और एनडीए गठबंधन में है, जब विधानसभा में भी उनको जितनी सीटें एनडीए देगी उस पर उनके समाज के लोग का 100% वोट भी चढ़ेगा। लेकिन क्या पशुपति कुमार पारस जी उस वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? अपने आप को क्या जांचने का प्रयास किया है? बिहार में अभी 4 उपचुनाव हुए, क्या वहां पर पशुपति कुमार पारस जी को लड़ना नहीं चाहिए था? अगर नहीं लड़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी कुछ कर पाएंगे। तो अब तो वो तो खुद राजनीति के बहुत जानकार हैं, सही डिसीजन लिए होंगे तभी तो राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखर आवाज नेता एक हैं, कहते थे कि टूथपेस्ट के पेस्ट हैं, वो पेस्ट निकल गया है, फूके हुए कारतूस हैं। कई ऐसे शब्द हैं जो राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बुरे समय में इनके लिए यूज किया है। तो अब कम से कम देखिए, एनडीए अगर पशुपति कुमार पारस जी को कहीं एडजस्ट नहीं की है तो एक भी ऐसा हमको आप बताइए बयान जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या जदयू के तरफ से एक भी बयान आया हो पशुपति कुमार पारस जी के बारे में? बिल्कुल नहीं। तो इतनी मर्यादा एनडीए गठबंधन तो रखती है अपने सहयोगी के लिए, लेकिन अब राजनीति में अब हड़बड़ी है सबको जगह पे पहुंचने का, इसलिए अब जिसके संपर्क में हैं पशुपति कुमार पारस जी, हमको ऐसा लगता है कि वहां इनका भला नहीं होगा। चलिए, हम आखिरी सवाल इसी से संबंधित कर रहे हैं आपसे कि जिसके संपर्क में है, जिस तरह से आपने अभी कहा कि भाई कुछ ऐसे सलाहकार इनके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने ही इनका पूरे पार्टी का बंटाधार कर दिया, इनके राजनीतिक का जो कैरियर है उसका बंटाधार कर रहे हैं। तो क्या अभी तक इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी पशुपति पारस जी को उसका भान नहीं हुआ अभी तक? देखिए, अब क्या कारण है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, अब कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ गलत लोगों से अगर आप घिर जाइएगा और सिर्फ जो है कि
भूंजा पर ही चर्चा होगा, चाय पे ही चर्चा होगा, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अगर होगी और धरातल पर नहीं उतरिएगा, सड़क पर नहीं उतरिएगा, या पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर आप पूरे बिहार के 38 जिला में नहीं घूमिएगा, अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को समय नहीं दीजिएगा, उनका फोन नहीं उठाइएगा, तो आपके कार्यकर्ता आपसे कटते जाते हैं। कारण तो यही रहा होगा, एक पार्टी जो 2020 के बाद टूटी, दो दल बने, आपको भी उतना ही समय मिला और चिराग पासवान को भी उतना ही समय मिला। चिराग पासवान पूरा बिहार का भ्रमण करके सारा जो है कि पासवान समाज का वोट अपने पास कर लेते हैं, जिससे हर एक सर्वे में ऊपर वो दिखाई देते हैं। एक आप हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकले, आपने प्रदेश अध्यक्ष अपने भतीजे को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार के भ्रमण पर नहीं गए, अब पुत्र को आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो जमीन कहाँ है आपका? जमीन तो होना चाहिए ना, कि जहां से आप ये कंफर्म हो कि यहां से हम किसी को भी खड़ा कर देंगे A to Z, वो हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारा वोट बैंक है, वो उस टर्न अप हो जाएगा। बस इसलिए कि आप कभी वहां से विधायक रहे हैं या आपका घर है, ये तो मेरी मतलब विरासत है या मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई होने के बावजूद भी अपने भाई का अनुकरण नहीं कर पाए। देखिए, राजनीति में आज के समय में अगर आप जनता के बीच में नहीं रहिएगा, आप जवाबदेह नहीं रहिएगा, तो जनता माकूल जवाब देती है, सबक सिखाती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जब तक हम देखे तब तक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में रहते गए, चलते गए, और ख्याति देश और विदेश तक में है। आप चिराग पासवान को देख लीजिए, चिराग पासवान की भी पार्टी टूटी, सांसद नहीं थे, कोई विधायक नहीं था, आज 5 विधायक भी हैं, अब खुद मंत्री भी हैं। तो पॉलिटिकल कार्यक्रम आपको करते रहना चाहिए, आप कोई पद पर हों अथवा ना हो। अब पशुपति कुमार पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके भतीजे जो हैं समस्तीपुर से सांसद रहे, तो इन लोग को तो बिहार के 38 जिला में कार्यक्रम करना चाहिए था। आप एक कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद 3 महीना तक आप आराम करते हैं दिल्ली में, तो कहाँ से आप जनता, देखिए कार्यकर्ता आपका बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि आप वहाँ पे विश्राम में रहिएगा। यहाँ आप कार्यकर्ता फोन कर रहा है, प्रवक्ता फोन कर रहा है लाइन लेने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो छोटे पापा देख लेंगे तो मंझले पापा देख लेंगे। तो राजनीति ऐसे नहीं होगा, राजनीति तो आपको जनता के बीच में ही करना पड़ेगा। और आज आपके पैर के नीचे अगर जमीन खिसक गई है और आप प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी गठबंधन में सटके उसके वोट बैंक से अपना काम चला लें, तो उधार की राजनीति से आपका भला होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई चंदन सिंह बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर। भाई स्थिति यही है कि अगर राजनीति करनी है आपको, तो भाई राजनीति का एक उसूल है कि आपको आम जनमानस के बीच जाकर उनके सुख दुख का शागिर्द बनना होगा, सहयोगी बनना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हो चुकी है। चलिए देखते हैं। हालांकि बयान तो दे दिया है कि 243 सीटों पर हम अकेले दम्भ भरेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है और चंदन सिंह जी से बातचीत के दौरान जो बातें सामने आ रही है, इससे सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि क्या कुछ इसका फलसफा जो है वो बना है और इसका परिणाम कैसे आने वाला है। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत करते हैं, तब तक इंतजार करें। बहुत शुक्रिया आपका।